नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम इन्फोसिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक कंटिन्यूसली हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। जैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स आए, गैप डाउन ओपन हुआ, अभी तक वो गैप भी फिल नहीं हुआ है और आज भी स्टॉक में 5.5% की गिरावट हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर और भी ज़्यादा गिरावट हो सकती है? इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के Q4 के नंबर्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 22% बढ़ता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट 12% ऊपर गया। एबिटा 8% ऊपर गया। तो क्लियरली रिजल्ट्स ओवरऑल डिसेंट ही नजर आते हैं। सेल्स भी ऊपर है, प्रॉफिट भी ऊपर है, लेकिन आपको मार्जिन में गिरावट नजर आती है और जो एट्रिशन रेट रहा है वो बहुत ही ज्यादा दिखाई पड़ता है, जो कि मेन रीजन था स्टॉक में गिरावट का। एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा इन्फोसिस छोड़कर बाकी कंपनीज में काम करने जा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फोसिस में ऐसा चल रहा है। हर एक कंपनी में आपको ये एट्रिशन रेट काफी ज्यादा हाई नजर आता है और ज्यादातर कंपनीज में इसी की वजह से हमें गिरावट भी देखने को मिली है। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में चर्चा करते हैं। सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज से 93% का रेवेन्यू आता है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म से 7.1%। वर्टिकल्स के बारे में बात करें, कंपनी अलग अलग वर्टिकल से पैसा कमाती है। फाइनेंशियल सर्विसेज 32.3%, एनर्जी यूटिलिटी रिसोर्सेज सर्विसेज से 11.8%, मैन्युफैक्चरिंग 10.9%, कम्युनिकेशन 12.4%, रिटेल 14.6%, हाईटेक 8.5% और लाइफ साइंसेज से 7.1%। तो ओवरऑल अलग अलग वर्टिकल से पैसा आता है, अच्छी बात है। फोकस आपको फाइनेंशियल सर्विसेज पे दिखाई पड़ता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, नॉर्थ अमेरिका से 61.9% का रेवेन्यू आता है, यूरोप से 24.8%, इंडिया से 2.6% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10.7%। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 29% है, ROC 36% है, जो कि अपने एवरेजेस से ऊपर है, अच्छी बात है, अच्छे नंबर्स हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 18% का है, जो कि अपने एवरेजेस से स्लाइटली नीचे नजर आता है। डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। तो फंडामेंटल रेशियोज तो हमें अच्छे नजर आते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट आपको सब कुछ ऊपर जाता हुआ नजर आया। ओवरऑल पिछले 4-5 सालों का या 10 सालों का भी फाइनेंशियल ट्रेंड कंपनी में काफी हेल्दी नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 13.11%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 13.49%, अदर DIA 3.61%, FII 33.3% और रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 36.49% की हिस्सेदारी है। तो मेरे हिसाब से इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। प्रमोटर के पास बहुत ही ज्यादा कम इक्विटी है और ये जो अदर्स की कैटेगरी है उसमें एक्चुअली जो प्रमोटर्स के फैमिली मेंबर्स हैं वही आपको ज्यादा नजर आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 6.5% के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि वीक हैंड्स में कंपनी चली गई है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कंपनी नजर आती है, लेकिन प्रमोटर ग्रुप के पास होल्डिंग काफी ज्यादा कम नजर आती है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 46 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 78% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 63% का अपसाइड है, मीडियन 35% का अपसाइड है, लोअर साइड पे भी 6% का अपसाइड दिखाई पड़ता है। मतलब जो कुछ एनालिस्ट यहां पर बेयरिश चल रहे थे, उनके हिसाब से भी 1597 का लेवल नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन स्टॉक हमें उससे भी नीचे आता हुआ नजर आया है। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो TCS सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद इन्फोसिस का नंबर आता है। वैल्यूएशंस के बारे में भी बात करें तो यहां पर भी ऐसा ही है, सबसे ज्यादा महंगा वैल्यूएशन लार्ज कैप IT स्टॉक्स में TCS का है और उसके बाद हमें इन्फोसिस का नजर आता है। अगर हम दूसरी लार्ज कैप IT से कंपेयर करते हैं तो क्लियरली TCS और इन्फोसिस का जो वैल्यूएशन है हायर एंड पे नजर आता है, थोड़ा बहुत प्रीमियम यहां पर दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में बहुत अच्छी रैली चल रही थी। स्टॉक हमें यहां पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। अक्टूबर 2021 में निफ्टी 50 का तो हाई बन गया था 18,600 का, उसके बाद वहां पर गिरावट शुरू हो चुकी थी, लेकिन इन्फोसिस ने उसके बाद भी हाई लगाया। नया ऑल टाइम हाई यहां पर देखने को मिला, 1900 प्लस के लेवल पे गया था। फिर यहां पर भी आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद एक और बार हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो मार्केट के मुकाबले, निफ्टी के मुकाबले, बाकी स्टॉक्स के मुकाबले एक्चुअली इन्फोसिस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा था, लेकिन जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए, गैप डाउन ओपन हुआ और कंटिन्यूअसली आपको वीकनेस दिखाई पड़ती है। इतनी ज्यादा वीकनेस है कि इतनी गिरावट के बाद आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी देखने को नहीं मिली। ऐसा भी नहीं हुआ कि ये गैप आपको फिल होता हुआ नजर आए, एटलीस्ट यहां तक तो जाता हुआ नजर आए, इतनी तेजी भी आपको दिखाई नहीं पड़ी है।
भयंकर वीकनेस फिलहाल स्टॉक में नजर आती है और अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 50 डेज के मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर भी कर दिया है, जिसे डेथ क्रॉसओवर कहा जाता है। फिलहाल यहां पर सेलिंग भी अच्छे खासे वॉल्यूम में नजर आती है। आप देख पाएंगे डिसेंट वॉल्यूम्स हमें आज भी नजर आए हैं। डेली आरएसआई 28 है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, मोमेंटम नीचे के साइड पे है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो 100 वीक्स का मूविंग एवरेज हमें टूटता हुआ नजर आता है और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कितने हफ्तों से रेड कैंडल्स ही आपको देखने को मिली है, बिल्कुल भी शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है। वीकली आरएसआई 31 है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, कुछ महीनों का सपोर्ट था, एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जैसे ये लेवल टूटा इसमें वीकनेस एक्सपेक्टेड थी। मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट ये किया था थोड़ा ऊपर जाएगा उसके बाद वापस नीचे आएगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिली। फिलहाल ये 20 मंथ्स के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। मंथली आरएसआई 51 है, 60 के नीचे आ चुका है। मोमेंटम हमें खत्म होता हुआ नजर आता है और नीचे के साइड का डाउनवर्ड मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ चुका है, जो कि 1400 का लेवल है। ये बहुत ही अच्छा लेवल है, भयंकर तेजी देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक ने रेस्ट लिया था, कई बार मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस किया था। एट लास्ट यहाँ पर 4-5 महीनों के बाद आपको एक अच्छी रैली देखने को मिली और मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो अभी उस रेजिस्टेंस पे आ चुका है, जो कि फिलहाल के लिए एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 1600 के आसपास का रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है, जो पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। सेम लेवल अभी एज ए रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ने वाला है। वीकली चार्ट पर भी हमें सेम रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है और डेली चार्ट पर भी सेम सिचुएशन आपको दिखाई पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में सिर्फ डेली चार्ट वीक नहीं है, वीकली और मंथली चार्ट भी वीक नजर आता है। तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए हमें स्ट्रेंथ का वेट करना चाहिए। यहां पर कुछ पैटर्न बनता है उसके बाद हम सोच सकते हैं, तब तक के लिए अवॉइड करना है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। मैंने वीडियो में भी शेयर किया था, नहीं किया था मुझे याद नहीं है, लेकिन ये लेवल भी मेरे हिसाब से तो एक सपोर्ट की तरह एक्सपेक्टेड था कि यहां पर सपोर्ट लेगा, एक बार ऊपर जाएगा, गैप फिल करेगा, उसके बाद क्या प्राइस एक्शन बनता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, बात की बात है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, स्टॉक अभी 1400 के इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। तो यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5 साल 10 साल के लिए, वो यहां पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। टेक्निकली देखिए वीक है, यहां से अगर ये बाउंस आता भी है तो वापस गिरावट के चांसेस हैं, ये लेवल भी आपको टूटता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, थोड़ा बहुत और गिर भी जाता है, एक आध साल ये ऊपर नहीं जाएगा, 10-15% माइनस होता है, तो आपको कोई इशू नहीं, आप होल्ड करेंगे, तो आप यहां पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका विजन एक आध साल का ही है, जो कि मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ही है, बहुत लंबा नहीं है, मिड टर्म हम कह सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, तो अभी के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। FII DIA दोनों का स्टेक भी आपको बढ़ता हुआ नजर आया, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, पॉइंट समथिंग में आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन फिलहाल FII जितना सेल कर रहे हैं उसके बावजूद बढ़ रहा है, ये भी एक बड़ी बात हो जाती है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश नजर आते हैं। वैल्यूएशन हमें यहाँ पर प्रीमियम नजर आता है, जो कि एक्चुअली गलती से मैंने पॉजिटिव्स में लिख दिया है, एक्चुअली वो नेगेटिव का पॉइंट है, माफ कीजिएगा। नेगेटिव्स में आपको टेक्निकल्स वीक नजर आते हैं, नंबर्स भी फिलहाल थोड़े से वीक आए, स्पेशली जो एट्रिशन रेट आया है वो वीक नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें वीक नजर आता है, प्रमोटर के पास बहुत ही ज्यादा कम इक्विटी है, वो मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, और वैल्यूएशन भी आपको प्रीमियम नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो वीक है, क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए, और मिड टर्म के लिए 1400 का लेवल अच्छा है, लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से खरीदारी करने से बचना चाहिए जब तक कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न नहीं बन जाता है। मैं तो ये प्रेफर करूंगा कि वीकली चार्ट पर जब तक कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न नहीं बनता है तब तक के लिए अग्रेसिवली यहां पर आपको पोजिशनल ट्रेड के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, एक्चुअली अच्छे लेवल पे आ चुका है, अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। यहां पर टेक्निकली भी हम बाउंस इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग अभी एक्सपेक्ट तो होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए थी, अभी तक नहीं हुई है, तो अभी तो यहां पर आपको होती हुई नजर आ सकती है। और एक आध साल के लिए बाय चांस ये नेगेटिव में और भी चला जाता है, 10% माइनस हो जाता है, तो भी आपको इशू नहीं है होल्ड करने में, तो आपको यहां पर खरीदना चाहिए, या फिर आपको टेक्निकल्स बेहतर हो जाए उसका वेट करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।